हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक जो है टॉपिक 3 है ब्रह्मांड और मापन के बाद में क्या है धातु और अधातु। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था और उसके हमने सारी प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवा दिए थे। इसके बाद मापन वाला भी टॉपिक हमारा जो है वो क्लियर ही हो चुका था। उसके प्रैक्टिस सेट जो है एक दो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, इस कारण से आपकी जो क्लासें हैं कभी कभी बीच में मिस भी हो जाती हैं। लेकिन आज जो हमारी क्लास है इसमें हम धातु और अधातु से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो हमने इससे पहले जो क्लास नंबर 6 ली थी उसमें धातुओं के आपको गुणधर्म बताए थे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आज के सेशन में हम देखेंगे तत्व। तत्व में से हमने पढ़ लिया है पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ। तो जो तत्व होते हैं हमें पता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे तत्वों से क्वेश्चन बने होते हैं। कभी पूछ लेते हैं संयोजकता निकालना, ठीक है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जब हम तत्व को जाने रहेंगे कि जो टोटल हमारी आवर्त सारणी में तत्व है उनकी संख्या कितनी है, 118। अब इन 118 तत्वों को भी कुछ तो आपके प्राकृतिक होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं और कुछ आपके मानव निर्मित यानी संश्लेषित तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्व हैं तत्व क्या कहलाते हैं, जिसने भी आपके पहले वीडियो इससे पहले जो हमने क्लासें ली हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले आप जा करके उनको देख लें, क्योंकि जो है ये टॉपिक जो है एक दूसरे से सारे के सारे जुड़े होते हैं। तत्व हमने पढ़ लिया है, यौगिक क्या कहलाते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहले हम आपको बता देंगे धातु के तो हमने गुणधर्म पढ़ लिए थे, अधातु के बारे में। ठीक है, कि अधातुएं क्या होती हैं, मतलब जो धातुएं होती हैं जैसे हमने इनके गुणधर्म पढ़े हैं उसी तरीके से बिल्कुल हमें अधातुओं के गुणधर्म पढ़ने हैं। अब ये क्यों पढ़ना है हमें आवर्त सारणी, क्या ये पढ़ना जरूरी है? तो बिल्कुल क्यों है जरूरी, क्योंकि आपकी जो आवर्त सारणी में 118 तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। तो इन्हीं में से अब यहाँ पर आपके P ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि अधातुएं किस ब्लॉक में रखी गई हैं या आपके जो धात्विक तत्व हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं। जो हमने धातु है वो तो हमने देख लिया था कि जो धातुएं होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सबसे अच्छी जो चालक होती है वो आपकी क्या होती है, चांदी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या होता है कि इनसे क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है तो ये जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, तार से बने होते हैं। इसके बाद धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। अब हमने आपको बताया था आघात वर्धनीय क्या क्या कहलाता है। तो जो धातुएं हैं इनसे पतले चादर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सभी धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसका एक आपसे अपवाद यदि पूछ ले कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो आपकी मरकरी है। क्या है, मरकरी है, जिसे हम पारा कहते हैं। यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कहाँ पर पाई जाती है, आपकी द्रव अवस्था में। बाकी सभी धातुएं कैसी अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, फिर आपकी अधातु से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो अधातुएं होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती हैं। ये ठोस में भी होती हैं, कुछ द्रव में भी होती हैं और कुछ आपकी गैस में भी होती हैं। तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होती है वो तो आपकी कौन सी है, मरकरी है। लेकिन एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में होती है वो यदि पूछ लें तो आपको बता देना है ब्रोमीन। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से निकल करके आते हैं धातु और अधातु से। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अधातुएं जो हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, तो तीनों रूपों में मिलती हैं। अब यहाँ पर भी जो अधातुएं हैं इनमें से जो ठोस होती हैं उनकी संख्या 10 होती है। इसके बाद गैस धातुओं की संख्या 11 होती है और द्रव की केवल एक होती है जो है आपकी ब्रोमीन। ठीक है, तो आइए आज हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अधातुओं के बारे में। इसके बाद आपको तत्व पर लेकर के चलेंगे कि तत्व आपके कितने होते हैं, आवर्त सारणी की यहाँ पर जानकारी देंगे कि सबसे पहले जो आवर्त सारणी है उसके बारे में किसने बताया, वर्तमान में क्या कुछ चीज़ें हैं और आप आवर्त सारणी को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पहले आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार जा कर के देख लें।
क्लास नंबर 6 है वो, ठीक है। उसमें हमने आपको धातुओं के बारे में बताया है, आपको धातुओं की अयस्क भी बताए थे कि कैसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अधातु के बारे में। तो अधातुएं क्या कहलाती हैं, तो जिनमें धातुओं जैसे गुण नहीं होते वो अधातु है। एक तो परिभाषा ए निकल के आती है, ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा है वो होगी कि जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते हैं वो अधातु हैं। आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों को कहाँ रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है। तो आपसे पूछ ले कि जो आवर्त सारणी है आपकी, वहाँ पर जो अधातुएं हैं उनको कहाँ रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है या बाईं ओर। तो मान के चलिए ये हमारी आवर्त सारणी होती है, तो यहाँ पर जो आपका डी ब्लॉक के तत्व होते, कौन से डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी यहाँ पर डी नहीं पी ब्लॉक के तत्व होंगे। कौन से पी ब्लॉक के तत्वों को अधातु तत्व कहते हैं, ठीक है। यद्यपि धातुओं की संख्या, जो अधातुओं की संख्या है, यहाँ अधातु होगा, इनकी संख्या कितनी है, धातुओं से कम है। केवल अधातुओं की संख्या कितनी है, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। और जो हमारी टोटल तत्व हैं वो कितने हैं, 118। तो यदि हम 22 को निकाल लें तो जितने बचेंगे वो क्या होंगे, आपके धातु तत्व होते हैं। लेकिन मानव के दैनिक जीवन में इनकी संख्या भले ही कम है लेकिन इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है दैनिक जीवन में अधातुओं का, ठीक है। क्योंकि जो अधातु तत्व होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके और विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपको याद रखना है धातुओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर टोटल 22 है। अब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपकी ठोस धातुएं होती हैं, एक आपकी द्रव धातु जो केवल ब्रोमीन है, एक आपकी होती हैं गैस धातुएं, ठीक है। एक नहीं, मतलब इसमें 10 धातुएं, सॉरी 11 धातुएं गैस होती हैं अधातुएं, और 10 अधातुएं ठोस होती हैं, और एक अधातु है आपकी कौन सी, द्रव अवस्था में। तो अब देखते हैं धातु और अधातु समझ चुके हैं परिभाषा से। अब हम देखते हैं जिस तरह से हमने धातुओं के गुणधर्म पढ़े थे उसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है इनसे हम पतले तार बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब धातुओं से हम पतले चादर बना सकते हैं इसको मतलब पीट करके, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था धातुएं चमकदार होती हैं। क्या पढ़ा था, धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, ये हमने पढ़ा था। धातुएं केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, एक अपवाद को छोड़कर। किसको अपवाद में, क्या आ जाएगा आपका, मरकरी। मरकरी जो है वो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसी प्रकार से अब हम अधातुओं को देखते हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, क्षण भंगुर होती हैं। क्षण भंगुर आ जाए या भंगुर आ जाए, इससे क्वेश्चन बना था, पिछली बार पूछा गया था। निम्न 4 कथन दिए गए थे और पूछा था बताइए इनमें से अधातु के बारे में कौन सा एक कथन सही है। तो वहाँ ऑप्शन दिया था अधातुएं तन्य होती हैं, तो गलत था क्योंकि धातुएं तन्य होती हैं ना कि अधातुएं। फिर दिया था अधातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, तो ये भी गलत था वहाँ पर, क्योंकि जो आपकी अधातुएं होती हैं वो ना तो तन्य होती हैं ना ही आपकी आघात वर्धनीय होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। अब ये भंगुर क्या कहलाता है, तो यदि हम इस पर प्रहार करते हैं धातुओं के जैसा, जैसे धातुओं पर हम कुछ बड़ी चीज़ से उसको पीटते हैं जैसे हथौड़े से, तो उनसे तो चादर बन जाती है और क्या बन जाती है, आपकी तार बन जाती। लेकिन अधातुओं में ऐसा गुण नहीं होता। यदि हम इन पर प्रहार करेंगे तो ये चूर चूर हो जाती हैं, अर्थात पाउडर के रूप में बिखर जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दें, ईंट। ईंट को यदि आप प्रहार करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, पाउडर के रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी अधातुएं होती हैं। इसके बाद जो है अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि अधातुएं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस में। तो तीनों रूपों में ये देखने को मिलती हैं। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वर्तमान, आधुनिक का मतलब है जो वर्तमान, जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी है, तो इनकी जो आवर्त सारणी है इसमें आपके अधात्विक यानी अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 22। इनमें से 22 में 11 गैस अवस्था में है, एक अधातु आपकी द्रव अवस्था में है और 10 धातुएं आपकी ठोस अवस्था में है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि जो अधातुएं इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम जब आपकी नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो वहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने का प्रयत्न करेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। बाकी इनका डिटेल बहुत ज़्यादा होता है, यदि हम चाहें तो हाइड्रोजन पर ही 2 से 3 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन हमें इतना भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधातुएं हैं इसमें जो गैस अवस्था में पाई जाती हैं वो कितनी हैं, उनकी संख्या है 11। अब इन 11 में हमने बहुत सारे धातुओं के नाम सुने होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन, इतने तो नाम हम सुने होते हैं और इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम करते हैं। ठीक है, तो जो गैस धातुएं हैं इनकी संख्या कितनी है? 11। इनके नाम और संकेत आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, हीलियम, नियॉन, आर्गन। मतलब जितनी भी आपकी उत्कृष्ट धातुएं हैं, आपने देखा होगा जो आपकी उत्कृष्ट धातुएं हैं जो शून्य वर्ग में आती हैं आपकी, तो जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि कौन सी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, कौन सी आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं। ठीक है, तो अभी याद रखें कि जितनी भी आपकी उत्कृष्ट धातुएं हैं मतलब जो हीलियम होता है, इसकी ट्रिक होती है एक है ना आकर जाना रही, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी गैस अधातुएं होती हैं। कौन सी? गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं। तो नाम इनके आपको याद रखने हैं, आप इनकी कोई अच्छी सी ट्रिक भी बना सकते हैं अपने आप से। ठीक है, अब देखते हैं द्रव धातु, केवल एक है, वो कौन सी है? ब्रोमीन है, इसका संकेत है Br। एक मात्रा धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अभी आपको बताया था एक मात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। और पारे की कमी से मतलब पारे की यदि अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाटा। ये हम प्रदूषण में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ठोस धातु, इनकी संख्या कितनी है? 10 है, लेकिन हमें केवल इतने नाम याद रखने हैं। कार्बन, कार्बन जो होता है इसके बहुत ज़्यादा अपर रूप पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप होता है हीरा होता है, ग्रेफाइड होता है, कोयला होता है, तो ये हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो कार्बन को याद रखिए। सल्फर जिसे गंधक कहते हैं, एस इसका संकेत है। फास्फोरस को पी से, आयोडीन आई, आर्सेनिक। अब यहाँ पर आयोडीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता आपको बताएंगे। जो धातुएं होती हैं वो धातुएं कैसी होती हैं? आपकी चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। फिर भी इसका एक अपवाद है, आप केमिस्ट्री पढ़ें और अपवाद ना पढ़ें ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो जो आयोडीन है वो क्या है? अधातु है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि अधातुएं कैसी होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है जो आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, आर्सेनिक, बोरान और सिलिकॉन, इतनी आपको याद रखने है ठोस अधातुओं के नाम। ठीक है, वैसे आपको याद तो ये रखना है कि अधातुओं की संख्या 22 है। अब जिसको ये डीपली लग रहा है तो उसको हम शॉर्ट में भी बताते चल रहे हैं, वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसा पढ़ना चाहती हैं। अधातुओं की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। एक तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसमें से जो गैस अधातुएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद आपकी जो ठोस अधातुएं हैं उनकी संख्या है 10, और एकमात्र द्रव अधातु है जो है आपकी ब्रोमीन। ठीक, अब देखते हैं अधातु जो है सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब होता है कि यदि हम किसी चीज़ में आवेश, किसी अधातु में आवेश या फिर हम कोई करंट डालें तो यह पूरा मतलब एक समान सभी जितनी भी वस्तु है उसमें वितरित नहीं होता है, तो यही कहलाती है कुचालकता। तो हमने आपको जब चालन विधियाँ पढ़ाई हुई थी, ऊष्मा की विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण, वहाँ आपको चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, और आपके ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टस बोलते हैं, तो वो क्या होता है आपका ऊष्मारोधी होता है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का संवहन नहीं होता है। तो कुचालक क्या होता है आपका? अधातुएं होती हैं, जबकि चालक क्या होती हैं? आपकी धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जो अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो क्या हैं? आपकी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। नेक्स्ट इसका अपवाद माना जाता है। अपवाद, अब ये ग्रेफाइड, यह विद्युत का सुचालक है। अब आप कहेंगे क्या आपका जो ग्रेफाइड है वो अधातु है? तो नहीं, अधातु नहीं है, लेकिन आपकी जो अधातु है कार्बन, कार्बन का अपरूप माना जाता है आपका ग्रेफाइड, और ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अपवाद आपको याद रखने हैं। तो एक क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि वह कौन सी अधातु है जिसका जो अपरूप है वो आपकी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो वो आपका ग्रेफाइड है। ये डीप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सभी धातुएं नरम होती हैं। तो हमने अधातु और धातु में, धातुएं कैसी होती हैं आपकी? तो धातुएं तो धातुएं आपकी कैसी होती? तन्य होती हैं, मतलब इनको खींच करके तार और चादर बनाए जाती, लेकिन जो अधातुएं हैं वो नरम होती हैं। नरम होती हैं मतलब इसका एक अपवाद याद रखेंगे, हीरा। हीरा भी आपका किसका? कार्बन का अपरूप है। यह अधातु होते हुए भी कैसा है? कठोर होता है। तो अधातुएं नरम होती हैं, लेकिन इसका अपवाद याद रखेंगे, हीरा जो है वो कठोर होता है। सभी धातुओं में चमक नहीं होती है। तो धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। इसका अपवाद है आयोडीन, यह अधातु होते हुए भी चमकीली अधातु है।
नेक्स्ट है कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। मतलब जैसे कार्बन का एक रूप हो गया ग्रेफाइड, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बन का अपरूप कहलाएगा, मतलब कार्बन के जैसा रूप है इसका। फिर कार्बन के मतलब कार्बन का ही एक अपरूप होता है हीरा, तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब पूरी पृथ्वी पर यदि बात करें कि सबसे कठोर वस्तु क्या है या पदार्थ क्या है, तो वो आपका हीरा ही है। इसका गलनांक और क्वथनांक, अब हम बार बार नहीं बताएंगे कि गलनांक क्या होता, क्वथनांक क्या होता, आप पिछले लेक्चर्स देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइड जो विद्युत का सुचालक है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेफाइड होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि धातुएं तो विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक, लेकिन ये अपवाद के रूप में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अधिकांश अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ये ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, तो जो अधातु हैं आपकी, जैसे मान के चलिए आपकी जो है एक अधातु ले लेते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो अन्य धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षार की ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो अब ये हुई आपकी धातु और अधातु। एक बार हम क्विक रिवीजन आपको करवा दें, यहाँ पर लेते हैं हम धातु और यहाँ पर लेते हैं अधातु, ठीक है। तो आपको याद रखना है धातु के बारे में, धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती हैं, मतलब इनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो है तार यूज किए जाते हैं लाइट वगैरह में, तो वो किसके बने होते हैं, धातुओं की। नेक्स्ट है आपकी धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। कैसी आघातवर्ध, मतलब इनको पीट करके और क्या बनाया जा सकता है, इनसे पतले चादर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, और इनमें जो विशेष चमक होती है उसे धात्विक चमक कहते हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल एक धातु जो है वो द्रव अवस्था में होती है, वो है आपकी मरकरी। इसके बाद धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। अब अधातु देखते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, यदि इन पर प्रहार करते हैं तो ये चूर चूर हो जाती हैं। इसके बाद अधातुओं में चमक नहीं होती है। एक अपवाद है जो चमक वाला है, वो कौन सा है आपका, आयोडीन। अधातु होते हुए भी कैसी होती है, चमकदार होती है। इसके बाद जो कार्बन यहाँ पर जो आपकी अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ये तो पढ़ लिया, क्षणभंगुर होती हैं। इसके बाद जो अधातुएं हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि आपकी धातुएं सुचालक होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अपवाद याद रखेंगे कि जो आपका कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइड, वो विद्युत का सुचालक है, और हीरा जो है वो कठोर प्राकृतिक तत्व है। वैसे अधातुएं होती नरम है, ठीक है। तो ये हुई धातु और अधातु के बिल्कुल आपके जो टू द पॉइंट फैक्ट यहाँ से निकलते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे तत्व क्या होते हैं, ठीक। तो हमने ये पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी है आवर्त सारणी में, 118 है। इनमें से जो 98 है वो प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, और जो मानव के द्वारा संश्लेषित किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 20 है। अब जो आपके ये तत्व हैं संश्लेषित और प्राकृतिक, तो इसमें जो धातु तत्व हैं उनकी संख्या 91 है। कितनी है, 91 है। जबकि अधातुएं कितनी है, 22 हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। और इन 22 का भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है। तो जो गैस होती हैं, गैस धातुएं 11 हैं, ठोस आपकी 10 हैं, और एक है आपकी द्रव ब्रोमीन। और जो उपधातु होती हैं, उपधातु क्या कहलाती हैं, जो ना तो धातुओं के गुण दर्शाती हैं और ना ही आपकी अधातुओं के, वो उपधातु कहलाती हैं, और इनकी संख्या 5 है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हुए तत्व, वैश्विकवाद की तत्व कितने हैं। अब हम तत्व की परिभाषा देखते हैं कि क्या तत्व की परिभाषा होती है। वैसे हमने पिछले लेक्चर में तत्व के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। तो जो संसार की प्रत्येक चीज़ जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, अणु और परमाणु से मिलकर के बनी होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो तत्व होते हैं, तत्व कहलाते क्या हैं, और तत्वों से ही आपके यौगिकों का निर्माण होता है, और तत्व और यौगिक ही मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं। तो तत्व कैसे हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध का मतलब होता है कि इसमें किसी भी तरह के दूसरे पदार्थों की मिलावट नहीं होती है, मौलिक कण माना जाता है। जैसे हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी कि इसका जो निर्माण है एक अणु से हुआ है, जो पृथ्वी का मौलिक कण हिग्स बोसन कहलाता है। उसी तरह से जो आपका तत्व है वह एक मौलिक पदार्थ है। अब पदार्थ क्या होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ वह है जिसमें आकर्षण बल होता है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो जगह स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, ठीक है। तो तत्व वह शुद्ध मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा ना तो दो या दो से हम अधिक चीज़ों
या चीज़ या गुण वाले पदार्थों में हम विभक्त कर सकते हैं, और ना ही इनसे संयोग कराकर कोई नया हम पदार्थ निर्मित कर सकते हैं। तो तत्व कैसा होगा, सिंगल होता है, ये याद रखेंगे, और ये मौलिक कण शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में आपको बता दें कि पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है वो तत्व कहलाता है। जैसे हमने कह दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, इसमें किसी दूसरे तत्व की प्रधानता ही नहीं है। जैसे हमने कह दिया H2O, तो क्या आप इसे तत्व कहेंगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो परमाणु, मतलब एक तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का है, तो ये तो क्या हुआ, आपका यौगिक हो जाएगा। तो यौगिक नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, तत्व पढ़ना है। तो तत्व क्या कहलाते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। जैसे ऑक्सीजन कह दिया तो ये क्या हो गया, आपका तत्व हो गया। जैसे हमने कह दिया आपका नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। जैसे हमने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये तत्व है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो आपका कार्बन का तत्व है और दो आपके मतलब है तो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु और कार्बन का एक है, तो इस कारण से यौगिक मानेंगे। क्या मानेंगे, यौगिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ हैं जिसके प्रत्येक परमाणु का एक नाभिकीय आवेश समान होता है। जैसे हाइड्रोजन, एच से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लोहा, मतलब जिसे आयरन कहते हैं, Fe, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तत्वों के उदाहरण हैं। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं, धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। तो धात्विक तत्व क्या कहलाते हैं, तो धात्विक तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब इनमें जो है आपकी, यदि हम आवेश दें या किसी भी प्रकार का इसमें हम करंट उत्पन्न करें तो ये संपूर्ण पदार्थ में एक समान मात्रा में वितरित हो जाता है, वही कहलाता है आपका चालक। तथा एक ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। तो अभी आपको बताया सभी धातुएं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में। केवल एक आपको उदाहरण बताया था किसका, मरकरी का, जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो आघात वर्ध मतलब चादर बनाई जा सकती है, तन्य मतलब केवल आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ले लिए हैं। अब यहाँ दिया है, जैसे कह दिया लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये क्या है, आपकी धातुएं हैं। अब अधात्विक तत्व, अभी अभी पढ़ा, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। एक आपका एग्जाम्पल दिया था कुचालक में आपका ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। साथ ही साथ अधातु तत्व भुरभुरे अर्थात भंगुर होते हैं, प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं। जैसे गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि अधातुएं हैं। अब यहाँ पर जो दिया है आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ऑक्सीजन गैस है आपकी। ठीक है, तो ये होते हैं धात्विक और अधात्विक तत्व। अब हम देखते हैं आपकी आवर्त सारणी, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ करके चलेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ में समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले आवर्त सारणी सभी ने देखी होगी। सबसे अच्छा होगा कि आपके पास यदि 12th की बुक है तो आप उसको खोल करके रख लें और आपकी आवर्त सारणी बनी है तो वहाँ पर आप समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, आवर्त सारणी प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में मतलब प्राकृतिक हो गए, और मनुष्य के द्वारा बनाए गए मतलब संश्लेषित किए गए, मतलब संश्लेषण इनका किया है किसने, मनुष्य ने। तो एक एक शब्द आप समझ के पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर कहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले व मनुष्य के द्वारा बनाए गए 118 तत्वों का एक बड़ा समूह रसायन विज्ञान की आधारशिला है। पूरा आपका जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, इन्हीं 118 तत्वों पर चलता है, और जितनी भी प्रोसेस होती है वो इन्हीं के सहारे होती है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले और मनुष्य के द्वारा बनाए गए 118 तत्वों का एक बड़ा समूह क्या होता है, आपके रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की आधारशिला है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी यौगिक इन्हीं तत्वों से बने हैं। अब जैसे हमने कह दिया जल, तो जल एक तो आपके हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन का तत्व है, और इन दोनों से मिलकर आपके जल का निर्माण हुआ है, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो जितने भी आपके संसार में यौगिक बने हुए हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, आपके तत्वों से बने हैं। नेक्स्ट है, किसी मौलिक गुणों के आधार बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था,
मतलब पदार्थों की व्यवस्था कैसे की गई है कि जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ उपस्थित हों, आवर्त व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो आपको इस भाषा पर गौर बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस ये गौर करना है कि आखिर इस आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इतने तत्व थे, ऐसे ही पढ़ सकते थे, सारणी बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको बता दें कि ऐसे ऐसे तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके दो तत्व ले लिए, ठीक है, जैसे हमने ले लिया लिथियम और आपका ले लिया सोडियम, ठीक है। तो ये तत्व एक ही साथ क्यों रखे गए, फर्स्ट ही वर्ग में क्यों रखे गए, क्योंकि आवर्त सारणी बनाई ही इसलिए गई है कि जो तत्व एक समान गुण वाले होंगे और समान आपके गुण प्रदर्शित करते होंगे, समान विशेषताएं होंगी, तो उनको वर्गीकरण की दृष्टि से इधर उधर ढूंढना ना पड़े, तो उनको एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो एक उचित व्यवस्था बनी रहे, जैसे हमारे पूरी पृथ्वी पर, जैसे कह दिया वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन होगा, जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन होगा, रसायन विज्ञान में तत्वों पदार्थों का अध्ययन होगा। तो उसी तरीके से आपकी जो केमिस्ट्री है, इसमें भी आपकी जो आवर्त सारणी बनाई गई है, तो उनमें जो आपके तत्व हैं उनमें एक पुनः स्थिति बनी रहे। मतलब यदि हमें इनका अध्ययन करना पड़े तो कहीं जा कर के और ना ढूंढना पड़े, एक ही वर्ग को उठा करके हम सारे पदार्थ जो एक ही समानता दर्शाते हैं तो उनको एक श्रेणी में रख दिया गया है। तो यदि इसमें उचित व्यवस्था बनाए रखनी थी तो इसी कारण से आपकी जो है आवर्ती वर्गीकरण यहाँ पर किया गया। अब देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वही बताया अभी आपको, समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, स्पष्ट और क्रमबद्ध बनाना था इसका उद्देश्य। अब देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वही बना दी गई, नहीं। पहले हर चीज़ जो होती है वो थोड़े बिगड़े हुए रूप में होती, कैसे बिगड़े रूप में होती है, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर पूर्ण रूप से इसमें सुधार हो चुका होता है। तो पहले हम इतिहास देखेंगे कि आखिर जो पहले आवर्त सारणी थी वो कैसी थी और क्यों इसको नकारते हुए और वर्तमान की आधुनिक सारणी हम पढ़ रहे हैं। तो तत्वों की खोज हो गई थी, उसके पश्चात उनके वर्गीकरण के अनेक प्रयत्न किए गए कई विद्वानों के द्वारा और उनके गुणों के आधार मतलब जो वर्गीकरण किए गए वो उनके गुण क्या थे। तो देखते हैं, सबसे पहले सन 1818 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणुवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अणु परमाणु वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि 1818 में जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने अपना परमाणुवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब उसके अनुसार एक तत्व की परमाणु, यहाँ के होगा, ठीक है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से परमाणु भार आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। इस आधार पर परमाणु भार तत्व का मौलिक गुण माना जाने लगा। तो पहले क्या था कि जो एक तो आपका परमाणु भार होता है, क्या होता है, एक परमाणु भार जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और एक होता है परमाणु संख्या। तो पहले जितने भी विद्वान आए उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के आधार पर कर दिया था। इसी कारण से सभी के जो तत्व जो सिद्धांत दिए गए, जो आवर्त सारणी बताई गई वो अमान्य कर दी गई। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु भार है इसकी दृष्टि से सभी तत्व कैसे होते हैं, अलग अलग, और एक गलत साबित कर दिया गया क्योंकि परमाणु भार ऐसा भी हो सकता है कि दो तत्वों का समान हो, ठीक है। तो इस कारण से इनके सबके मत जो हैं वो अस्वीकार कर दिए जाते हैं और वर्तमान की जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, तो वो आपकी परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु नंबर पर आधारित है। क्योंकि जितने भी तत्व हैं सबका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु जो संख्या है वो अलग अलग होती है और इसी के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण जो प्रणाली है, आवर्त सारणी है, इसको मान्य माना जाता है। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार। इसके पश्चात तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत करने के प्रयास की। मतलब यहाँ बता दिया गया कि परमाणु भार की दृष्टि से सभी तत्व भिन्न हैं और फिर जितने भी विद्वान आए तो उन्होंने इसी को उठाया और बताते गए कि सब जो हैं तत्व परमाणु भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, जिनमें प्राउट की परिकल्पना सबसे पहले प्राउट ने बताया। इसके बाद डॉव रेनर कहते हैं या डॉवे राइनर कहीं कहीं मिलता है, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। फिर न्यूलैंड आए, इन्होंने अष्टक नियम दिया। फिर
फिर लोथर मेयर आए, इन्होंने परमाणु का परमाणु मॉडल और परमाणु भार वक्र दिया। फिर मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने आवर्त नियम बताए। और सबसे अंत में आए थे आपके मोजले, जो हम वर्तमान में आधुनिक सारणी पढ़ते हैं वो मोजले की आधुनिक सारणी है। तो आइए इन्होंने जो परिकल्पनाएं दी हैं इनको किस कारण से नकारा गया है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें डॉवे राइनर का ट्रिक मॉडल, अब क्वेश्चन बना था पिछली बार की जो आवर्त सारणी का ट्रिक मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो ऑप्शन में था डॉवे राइनर, ठीक है। दूसरा दिया था आपका न्यूलैंड, तीसरा दिया गया था आपका मेंडलीफ, ठीक है। तो डॉवे राइनर ने ट्रिक मॉडल दिया था। ट्रिक सिद्धांत क्या था देखते हैं। तो डॉवे रेनर का ट्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण, मतलब इस समय आपकी 118 डायरेक्टली 118 तत्व तो प्राप्त हो नहीं गए थे, ठीक है। तो कुछ तत्व जो थे सीमित थे, कितने थे, सीमित थे। इसी कारण ये विश्वव्यापी मान्यता नहीं पा सका और कुछ समय के पश्चात तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति क्या हो गई, त्याग दी गई। तो इन्होंने केवल ट्रिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट आती है न्यूलैंड, इन्होंने अष्टक नियम दिया। तो न्यूलैंड के द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक त्रुटियां सामने आईं, जिस कारण यह नियम अधिक प्रचलित नहीं हुआ और आगे चलकर इसे भी त्याग दिया गया। तो क्या त्रुटियां सामने आई थी वो देख लेते हैं। यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था, इस कारण से इसे अमान्य किया। अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण, मतलब इनके समय में जो आपकी अक्रिय गैसें हैं जिन्हें हम वर्तमान में उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, हीलियम नियॉन, जो शून्य वर्ग में आती हैं, इनकी खोज हो गई थी। और इन्होंने कहा कि नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता, ना कि आठवें तत्व के। तो इस कारण से इनके जो नियम दिया गया अष्टक नियम, इसको नकारा गया। फिर आते हैं मेंडलीफ, इन्होंने आवर्त नियम, तो इनकी जो आवर्त सारणी है ये काफ़ी हद तक क्या थी, मान्य थी, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई, इस कारण इसे भी अमान्य किया गया। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझें थोड़ा सा। तो 19वीं शताब्दी के अंत में महान रसियन वैज्ञानिक, पहला क्वेश्चन, मेंडलीफ कहाँ के थे, रसियन के थे, ठीक है। इन्होंने, पूरा नाम था D.I. मेंडलीफ ने तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से, मतलब तत्व से कैसे यौगिक बनते हैं इनका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। फिर इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्व हर चीज़ के भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, यहाँ इन्होंने भार की बात कर दी थी। और दूसरे शब्दों में इसी बात को हम बताएं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में इन्होंने सजा दिया था। तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे इस तरीके से। जैसे इन्होंने परमाणु भार के आधार पर इसका परमाणु भार 10 है, इसका 11, इसका 12, इस तरीके से इन्होंने जमाया। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने आवर्ती नियम के अनुसार एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसे आवर्त सारणी कहा गया। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, अब आपने आवर्त सारणी में देखा होगा इस तरीके से खंड से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो एक तो होता है आपका क्षैतिज, जिसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, जिसे कहते हैं वर्टिकल। दो प्रकार की कतारें होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज क्या कहलाती हैं, तो क्षैतिज ए कहलाती हैं, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और आपकी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो इस तरीके से होती हैं, तो जो वर्टिकल होती हैं इसे हम कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो क्षैतिज होती हैं इन्हें हम रो कहते हैं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे। अभी याद रखेंगे कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी उसमें आवर्त सारणी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार की कतारें हैं, ये बताया इन्होंने। फिर क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और जो उदग्र या ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इसको वर्ग कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे। और आवर्त कितने थे आपके, तो आवर्तों की संख्या 7 थी। मेंडलीफ के समय में जो पूरे तत्व ज्ञात नहीं थे 118, कितने तत्व थे इनके समय में ज्ञात, उनकी संख्या थी 63। उस समय अक्रिय गैसें नहीं आ पाई थी, इनका आविष्कार नहीं हो पाया था। तो मेंडलीफ ने अज्ञात तत्वों के लिए अब अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिया था कि जैसे जैसे तत्व हमें प्राप्त होते जाएंगे तो हम इस स्थान पर फिल करते जाएंगे।
तो आवर्त सारणी ये थी आपके मेंडलीव की। इन्होंने क्या कुछ बताया, अब इनके गुण देख लेते हैं कि गुण क्या थे। तो इन्होंने जो आवर्त सारणी दी उससे क्या हुआ था कि हमारा जो रसायन विज्ञान है इसमें तत्वों के अध्ययन में हमें बहुत सुविधा प्राप्त हो गई थी। नए तत्वों की हम यहाँ से भविष्यवाणी भी कर सकते थे संश्लेषित करके। अनुसंधान कार्य में मतलब यदि कोई खोज करनी है तो उसमें हमें इनकी आवर्त सारणी से काफ़ी हेल्प मिल रही थी। संशयात्मक परमाणु भारों का हम संशोधन कर सकते थे। तत्वों के यौगिक की प्रकृति की हमें यहाँ से जानकारी मिल रही थी। तो ये तो इनके गुण थे, मेरिट थे। लेकिन डीमेरिट क्या थे, अर्थात दोष क्या थे, तो इस कारण से इसे नकारा गया। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रहा। हाइड्रोजन जो होता है आपने देखा होगा कि है तो आपके वर्ग 1 में और एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो आपकी क्षार धातु नहीं मानी जाती है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्यों ऐसा था। तो एक तो ये विवाद रहा। आवर्त सारणी में समस्थानकों के लिए स्थान नियत नहीं था। हर आपके तत्व का समस्थानिक होता है, ठीक है। जैसे हमने जल पढ़ा है तो जल के समस्थानिक D2O होता है, मतलब भारी जल होता है इस तरीके से। जैसे यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, तो इनको स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, कुछ समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया। समान गुण थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिथियम और आपके सोडियम के समान गुण हैं, लेकिन मतलब इसको जो समान गुण वाले थे भी उनको भिन्न भिन्न वर्ग में रख दिया गया, जिससे क्या हुई, दुविधा उत्पन्न हो गई थी मतलब कार्य करने में। तो एक तो ये रहा इनका दोष। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, किंतु कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं हो पाया। भार भले ही बढ़ते क्रम में रखे थे, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन गईं कि इस नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ। अधिक परमाणु भार वाले तत्व जो थे, ऐसा था कहीं कहीं कि कम परमाणु भार वाले पहले आ गए, फिर अधिक वाले आ गए, कहीं पहले अधिक भार वाले आ गए, फिर कम। तो एक तो ये रहा, जैसे आयोडीन है, ठीक है। तो ये इनके क्या रहे, दोष रहे। फिर 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ इन्होंने रख दिया। यह आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आपकी धातु अधातु मेटल नॉन मेटल तत्व होते हैं, इनके बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची गई थी कि ये अधातुएँ होंगी, यहाँ की ये धातुएँ। तो ये रहे इनके दोष, और इस कारण से इसी में फिर से संशोधन किया गया और वर्तमान में जो हमारी आधुनिक प्रणाली है वो फिर यहाँ पर आई। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये जो है किसने दी है, तो ये दी है मोजले ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार का क्वेश्चन है। फिर ये जो आवर्त सारणी है परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले कहें या मोसले एक ही बात है, 1913 ईस्वी में तत्वों के एक नए विशिष्ट गुण की इन्होंने खोज की, इसलिए नाम उन्होंने इसका क्या रखा, परमाणु संख्या दिया। तो यहाँ पर जो है परमाणु संख्या की खोज होती है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि परमाणु संख्या की खोज आधुनिक आवर्त सारणी में जो की है उसका श्रेय किसे जाता है, तो मोजले को जाता है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, टाइम कम है और कभी कभी हम क्लास दे भी नहीं पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और सारी चीज़ें समझते हुए चलनी है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है हमारा नियम किसने दिया, मोजले ने। और यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आती है। अभी तक हम परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी देख रहे थे, लेकिन यहाँ क्या आ जाता है, परमाणु संख्या। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान जो है वो स्थिर होता है, किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक कभी नहीं होती। परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण यहाँ पर मान लिया गया था। वहाँ पर क्या था, परमाणु भार को मौलिक गुण माना जा रहा था। इस कारण से सारी चीज़ें अव्यवस्थित रहीं और उनको नकार दिया गया। लेकिन यहाँ परमाणु संख्या जो है तत्व का मौलिक गुण माना गया, ना कि परमाणु द्रव्यमान या भार, ठीक है। तो इसका एक तो ये कारण है कि जो वर्तमान आधुनिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। अतः मेंडलीव के पश्चात परमाणु संख्या को आधार मानकर तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास किए गए। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। तो पूछेगा आपसे आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है, परमाणु भार पर है, परमाणु संख्या पर है, या कुछ अन्य ऑप्शन होंगे, तो आपको बता देना है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती, वहाँ क्या पढ़ा था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसने बताया था, मेंडलीव ने। लेकिन यहाँ बताया कि जो आवर्त नियम है इसके अनुसार जो तत्व हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन है, परमाणु संख्या की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन से मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर हो गए। जैसे ही ये हमारी आवर्त सारणी आई मोजले की, तो इससे मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें जो दोष हमने पढ़े थे वो दूर होते गए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार बना। तो तत्वों का जो वर्गीकरण का मूल आधार है वो क्या बन गया यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसको भी हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते हैं, आपके न्यूट्रॉन होते हैं, एक नाभिक के अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कैसे हम जो आपका हुंड का नियम होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते 1s 2s 2p 3s इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में उन्होंने क्या बताया था कि जो आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होते हैं वो 9 और उन्होंने 7 बताए थे, लेकिन जो वर्तमान की आपकी आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज कतारें हैं, क्षैतिज का मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल। कैसी? हॉरिजॉन्टल, जिसे हम रो कहते हैं। तो रो की संख्या कितनी है? ये कहलाएंगी आपकी रो, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी बनाती हैं तो इसमें रो की संख्या कितनी है? 7 है। और आपके जो कॉलम है जो ऊर्ध्वाधर होते हैं या जिसे वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो 18 आपके कॉलम हैं और रो कितनी है? 7 है, ठीक। तो कॉलम जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ऐसे कितने कॉलम हैं? 18 हैं। और आपकी रो कितनी है? तो जैसे ए हो गई, 1 रो, 2 रो, 3, 4, तो ऐसी कितनी रो हैं? 7 हैं वर्तमान की आपकी आवर्त सारणी में। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार और अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर कहा है कि आवर्त मतलब आपकी जो रो है, तो यहाँ पर जैसे हमने रो बना ली, ए बना ली, ठीक है, जैसे ए हमने रो बना ली। और इसमें इन्होंने कहा जैसे यहाँ पर है, तो आवर्त सारणी में क्या कहा है इन्होंने कि प्रथम सदस्य जो है वो क्षार है। जैसे हमने ए बना लिया, ठीक है। आवर्त सारणी में ये रो होती हैं आपकी 1 2 3। तो यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो पहले जो दूसरा तत्व होता है आपका वो लिथियम होता है, फिर इसके बाद आपका सोडियम होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड वर्ग होता है ये कैसी धातुएं? ये तो आपकी क्षारीय धातुएं होती हैं और सेकंड वर्ग की आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। और सबसे अंत में जो आपका शून्य वर्ग आता है वो क्या कहलाती हैं? आपकी निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय अर्थात शून्य वर्ग में जो गैसें हैं वो उनको हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो यहाँ पर यही कहा है कि आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार रहेगा और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है जो क्षार नहीं माना जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक तथा 90 से लेकर 103 तक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे अलग से रखा गया है, क्योंकि इतना स्थान नहीं था। तो जितने भी नए तत्वों की खोज होती गई तो इनको नीचे आपने देखा होगा आवर्त सारणी में 2 इस तरीके से आपकी लाइनें बनी हुई हैं। और यहाँ पर क्रीमियम से लेकर के ल्यूटीनियम और एक थोरियम से लेकर के आपका LR तक दिया है, लावेरेंसियम वगैरह इसको कहते हैं। तो ये हमें नहीं पढ़ना होता है क्योंकि इतना डीप नहीं पूछते। तो इनको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम देखते हैं आवर्त की विशेषताएं। तो अभी हमने पढ़ा कि आवर्त क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, रो को आवर्त कहते हैं। और आपके जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हम रो की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रो क्या कहलाती हैं? तो रो की संख्या कितनी है? 7 है। अभी हमने पढ़ा इस तरीके से, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पर आपकी आवर्त सारणी के माध्यम से बता देते हैं एक बार कि आपकी रो कितनी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए आपकी ए दिया है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होते हैं आपके रो। क्या होते हैं? रो इनको कहते हैं, इनको हिंदी में कहें तो क्षैतिज रेखाएं कहते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको आपके आवर्त सारणी में आवर्त कहा गया है। तो यहाँ पहले हम आवर्त की विशेषताएं, अब इसमें क्या विशेषता आपको पढ़नी, जैसे कह दिया कि आवर्त सारणी में ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा, ठीक है। ये दायां होगा और ये बायां होगा। तो कहेंगे दाएं से बाएं जाने पर क्रियाशीलता घटती है या बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से विशेषताएं पढ़ेंगे, पहले आवर्त की और फिर हम पढ़ेंगे कॉलम की विशेषताएं, जिसे हम वर्ग कहते हैं, वर्टिकल मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो कहेगा ऊपर से नीचे जाने पर बताइए आयनन विभव घटता है या बढ़ता है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आवर्त की विशेषताएं।
तो आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, अब ऐसा नहीं है कि सातों के सात आवर्त, किसी भी आवर्त को उठा करके ले लीजिए आप। तो बाएं से यदि हम दाएं जा रहे हैं, मतलब यहाँ से बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। मान के चलिए यहाँ आपका पहला तत्व हीलियम सॉरी हाइड्रोजन है और यहाँ अंतिम तत्व हीलियम है। ये पहला आवर्त होगा आपका, क्या होगा, पहला आवर्त होगा। तो ये आवर्त में कहाँ, बाएं से दाएं जाने पर जो धातुई गुण है वो कम होते जाते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर आपकी जो है धातुएं स्थित होती हैं, लेकिन अंत में जो आपका डी ब्लॉक के तत्व सॉरी पी ब्लॉक के तत्व आते हैं, यहाँ पर आपकी अधातुएं होती हैं। तो वही तो कहा है इन्होंने, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ आवर्त सारणी से आपको फिर से बता दें, ये आपने देखा होगा, ये क्या है आपकी, यहाँ पर जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये दिया है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होती हैं आपकी अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। और ये क्या होती हैं, सारी की सारी आपकी एस ब्लॉक की और आपके डी ब्लॉक की, ये होती हैं आपकी धातुएं। तो यही तो कहा है आवर्त में कि यहाँ पर कहाँ, बाएं से सॉरी दाएं से बाएं जाने पर क्या होते हैं, धातुई गुण कम होते जाते हैं, क्योंकि ये तो धातुएं हैं और यहाँ पर गुण, यहाँ धातुएं आ जाती हैं, तो धातुई गुण क्या हो गए, कम हो गए। तो यही तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण कम हो जाता है और अधातुई गुण में वृद्धि होती है। वैसे अधातुओं की संख्या धातुओं से कम होती है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। अब ये रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, तो आपको हमने फर्स्ट लेक्चर जब धातु बताई थी वहाँ बता दिया है कि क्रियाशीलता क्या कहलाती है, ठीक है। मतलब यहाँ कहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किसी भी तत्व की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो पहले तो घटती है और फिर बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है, आवर्त में तत्वों की संयोजकता एक से बढ़कर 4 हो जाती है, उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाती है। जैसे यहाँ हमने कहा हाइड्रोजन, इसकी जैसे संयोजकता ये निकालनी पड़ती है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रहे हैं। जैसे इसकी संयोजकता 1 है, फिर आगे चले दूसरा आया आपका हीलियम, इसकी संयोजकता मान के चलिए 2 है, तो ये तो फर्स्ट आवर्त हुआ। अब जैसे जहाँ पर 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं तो उनमें से 1 हो जाएगी, फिर 2 3 4, फिर 4 से घटने लगती है और कहाँ पहुँच जाती, 0। तो यही कहा है कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से बढ़ कर के पहले तो बढ़ती है, 4 हो जाती है और फिर घटकर 0 हो जाती है। फिर दिया है बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। फिर आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। मतलब अधिकांश चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं, लेकिन जो विद्युत ऋणात्मकता है ये घटती है, सॉरी ये भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये याद रखना है, केवल 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो घटता है। आयनन विभव का मान भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, लेकिन परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या घटती है और आपकी जो है ऑक्साइडों के भास्मक गुण का मतलब जो क्षारीय धातुएं होती हैं ये भी घटता है। हमने देखा है अभी कि जो हमारी आवर्त सारणी है, इसका पहला आवर्त और दूसरा आवर्त जो है ये क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर तो क्षार है, लेकिन फिर हम जब दाएं जा रहे हैं तो यहाँ पर क्षार धातुएं हैं ही नहीं, यहाँ तो अधातुएं आ जाती हैं, तो घटेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं केवल बाएं से दाएं जाने पर, लेकिन परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और भास्मक गुण यानी क्षारीयता क्या होती है, घटती है। तो आसानी से आवर्त याद हो चुका होगा। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग अर्थात ए वर्ग बना होता है, ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर कहेगा आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती, क्योंकि यहाँ धातुएं हैं और नीचे आते जाते हैं तो और अधिक धातुओं की संख्या बढ़ती है। धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता भी बढ़ती है। फिर दिया है क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के वर्ग में, यहाँ 2 वर्ग हो गए, एक तो धातुओं का और यहाँ पर आपका पी ब्लॉक जो है अधातुओं का। तो यहाँ पर तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन अधातुओं की क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट है, किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो यहाँ याद रखना है आपको, ऊपर से नीचे हर में लगाना है, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन प्रीति है इसका मान भी क्या होता है, ये घटता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है, आयनन विभव भी घटता है और यहाँ पर उल्टा है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार यहाँ बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आपको आवर्त सारणी बता दें, यहाँ पर ये दी गई है आपकी आवर्त सारणी, थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट आपको जूम करके दिखाती हैं आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा, कि आपका
क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती हैं, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जो मौजले ने दी थी। तो अभी अभी आपको बताया कि आपके जो हैं रो क्या कहलाते हैं, जो क्षैतिज होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। और ये जो यहाँ पर दिए गए हैं आवर्तों की संख्या कितनी है, ये आपके आवर्त हैं या आपकी क्षैतिज लाइन है, इनकी संख्या है 7। जबकि आपके कॉलम जो इस तरीके से लाइनें खींची गई हैं तो इनकी संख्या दी गई है 18। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कॉलम दिया गया है या इसे हम कहेंगे आपका फर्स्ट समूह, ठीक है, और सेकंड समूह, तो ये क्या कहलाते हैं। यहाँ पर जो आपकी आवर्त सारणी है इसमें 4 समूह बनाए गए हैं। एक तो आपके एस ब्लॉक के तत्व ब्लॉक बनाए गए हैं, ठीक है, ये तो होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। फिर आपके यहाँ पर आ जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और ये होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें 2 समूह आते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन, लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, तो ये आपके 7 तत्व आते हैं इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट तत्व है आपका। फिर डायरेक्टली आपने देखा यहाँ पर आपका जो हीलियम आता है, तो यहाँ पर तो 2 तत्व होते हैं। तो आपने एक मैजिक नंबर पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस तरीके से, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो यहाँ पर हम जोड़ते जाते हैं और हमें जो संख्या है वो प्राप्त होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे आपको समझा दें, ये आपका जो है शून्य समूह कहलाता है। जो समूह 18 है शून्य समूह कहलाता है, और ये हमारी अक्रिय गैसें हैं जिसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं ये संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। कौन सी? संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। तो आपसे पूछेगा कि एस ब्लॉक के तत्व जो हैं वो किस ब्लॉक के बाएं स्थित हैं या दाएं स्थित हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि ये आपका क्या होता है, बाएं, और ये होता है दाएं। तो संक्रमण धातुओं के दाएं आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं और संक्रमण धातुओं के दाएं आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो अधातु तत्व कहलाते हैं, और आपके जो एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के तत्व हैं वो आपके धातु तत्व कहलाते हैं। तो आप आसानी से ये टेबल देख करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, स्थान नहीं था इस कारण से इनको यहाँ पर अलग से रख दिया गया है। अब जो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 36 कैसे काम करता है। मान के चलिए हमारा दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इसका संख्या होगी, ये नियान आ जाएगा। फिर 10 में 8 जोड़ देंगे 18, ये आर्गन आ गया। फिर 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, ये आपका आ गया क्रिप्टॉन। फिर 36 में 18 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा, ये आपका जेनान। फिर आप 32 जोड़ेंगे तो 86। मतलब इस तरीके से ये आपका नंबर काम करता है। इसी तरीके से आप यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी आवर्त सारणी। अब थोड़ा सा हम आवर्त सारणी के बारे में आपको बता दें। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मौजले हैं। आवर्त सारणी में 7 रो, क्षैतिज हॉरिजेंटल जिसे कहते हैं या आवर्त जिसे कहते हैं, इसके गुण भी पढ़ लिए कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। और 18 कॉलम जिसे उदग्र वर्टिकल कहते हैं, इनको उदग्र कॉलम या ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अब जो 18वां कॉलम है इसे जीरो कॉलम कहा जाता है। इसमें आपकी अक्रिय गैसें कह दें या उत्कृष्ट तत्वों को रखा है। ये आप देख सकते हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना होता है। फिर आवर्त सारणी में तत्वों की ऐसी नियमित व्यवस्था की गई है जिनमें समान लक्षण वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब यहाँ बताया है, पहले क्या था, इस तरीके से इनको काउंट करते थे कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, बी, इस तरीके से। लेकिन वर्तमान जो आधुनिक सारणी है इसमें आपका जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है इसको एस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। मतलब ये आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 इसमें क्या है, आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। फिर यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, प्रबल धात्विक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल धात्विक। मतलब यहाँ पर प्रबल धातुएं ही धातुएं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कहेंगे जो आपका समूह 1 है इसको कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। अब ये क्षार धातुएं क्या होती हैं, तो ये जल से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। और क्षार धातुएं वे धातुएं जो किसी चीज़ से क्रिया करती हैं तो उसका जो क्षारीय मान होता है वो 7 से अधिक हो जाता है। और ये आपका दूसरा समूह है जहाँ पर आपका
ये देख रहे हैं दूसरा समूह जो एस ब्लॉक का है, इसको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग एक या समूह कहेंगे, इसको वर्ग नहीं कहेंगे, समूह कहेंगे। समूह एक और दो को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एस ब्लॉक के तत्व प्रबल धात्विक तत्व कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रबल धात्विक तत्व हैं एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, तो याद रखेंगे एस ब्लॉक के तत्व। फिर समूह 3 से समूह 12 में क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, समूह 1 और 2 तो हो गए एस ब्लॉक के तत्व और ये प्रबल धात्विक तत्व हो गए। फिर समूह 3 से लेकर के कहाँ तक? 12 तक, ये क्या है? आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं और इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं समूह 13 से लेकर 17 तक ये आपके क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और समूह 18 को शून्य ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक नहीं, शून्य यहाँ पर समूह कहते हैं। ठीक है, तो समूह 13 से 17 पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में अधातु तत्व हैं। तो गुण आपको याद रखना है। ठीक है, आपका जो है समूह 1 और समूह 2 एस ब्लॉक के तत्व और प्रबल धात्विक तत्व हैं। फिर ये आता है डी ब्लॉक जो संक्रमण तत्व कहलाते हैं 3 से लेकर के 12 तक। फिर 13 से 17 ये अधातु तत्व यहाँ पर रखे गए हैं और ये आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो नीचे एफ ब्लॉक के तत्व बताए गए हैं एफ कहलाते हैं। और इसको इनके नाम से स्पष्ट किया गया है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड। ठीक है, इन तत्वों को आवर्त सारणी में उपर्युक्त स्थान ना मिलने पर आवर्त सारणी के नीचे रख दिया गया है। आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्व जो हैं, एस और जो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक है जो अधातु तत्व हैं और जो धातु तत्व हैं, इनको प्रतिनिधि तत्व, कैसा प्रतिनिधि? एक दूसरे के अपोजिट इनको माना गया है। धातुओं के विपरीत गुण किसमें होते हैं? आपकी अधातुओं में। तो इस कारण से ठीक है, तो कहेगा कि प्रतिनिधि तत्व कौन कौन से कहलाती हैं? तो एस और पी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इन ब्लॉकों के प्रत्येक समूह के अपने विशेष लक्षण, जैसे धातु तत्व हैं तो इनमें तन्यता होती है, आपकी आघात वर्धनीयता होती है। और जैसे आपके अधातु तत्व हैं तो इनमें तन्यता नहीं होती है, भंगुर होते हैं। तो ये कहलाता है प्रतिनिधि तत्व। जैसे नेता होते हैं तो एक कांग्रेस का नेता होता है, एक बीजेपी का, मतलब अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रतिनिधि तत्व माने जाते हैं क्योंकि इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है एस ब्लॉक के तत्व में प्रथम और द्वितीय समूह के तत्वों को लिया गया है, यह भी पढ़ लिया। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं? धातुएं। हाइड्रोजन आपकी किस में आ जाती है? अधातु में आती है, लेकिन बाकी जो है आपकी लिथियम वगैरह ये क्या है? आपकी धातुएं हैं। प्रथम समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रेंसियम तत्व आते हैं। ये क्षारीय तत्व कहलाती है। अभी पढ़ा क्षारीय तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जल के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और द्वितीय समूह के तत्व जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृदा से अवलगित होते हैं। प्रथम और द्वितीय समूह के धातुओं को हल्की धातुएं भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही प्रबल हैं लेकिन हैं हल्की धातुएं। तो आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम धातुओं से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, मिश्र धातु क्या होती हैं और अन्य जो चीज़ें छूट गई हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको संयोजकता कैसे निकाली जाती है ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है और कुछ भी यदि कभी गलत बोल देते हैं या फिर कहीं पर भी कुछ गलत हो जाता है तो नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि आप उसमें सुधार कर लें और अधिक से अधिक आप अपनी मेहनत करें। और आपका जो एग्ज़ाम से 25 तारीख से ही स्टार्ट होंगे, तो आप तैयारी में लगे रहें, हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। और पेडागॉजी को भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको साइंस की पेडागॉजी ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।